फ्रेंड्स, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हेज ब्रिज। हेज ब्रिज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज नहीं, मैक्सवेल ब्रिज का एक मॉडिफिकेशन है। फर्दर उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं और उसको मॉडिफाई करके हम लोग बनाते हैं कौन सा, ये हेज ब्रिज, राइट। हेज ब्रिज में क्या होता है कि आपने मैक्सवेल ब्रिज में पढ़ा होगा कि क्वालिटी फैक्टर वाज लिमिटेड टू 1 to 10। मतलब कि मैक्सवेल ब्रिज से जो हम लोग मेज़र करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को जब हम लोग मैक्सवेल ब्रिज के यूज से मेजर करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर लिमिटेड था। और क्वालिटी फैक्टर कहाँ तक लिमिटेड था? Q की वैल्यू 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। बट जब Q की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, राइट, अगर हायर क्वालिटी के कॉइल्स हो हमारे पास, तो उस केस में हम लोग कैसे मेजर करेंगे उसकी सेल्फ इंडक्टेंस को? तो द बेस्ट वे टू मेजर द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर दैट पर्पस इज हेज ब्रिज। कैसे उसकी हेज ब्रिज के अंदर कैसा क्या होता है, विल सी। उसके जो इक्वेशंस होंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे फॉर द हाई क्वालिटी कॉइल्स, राइट। तो एक बार हम उसके इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? ये हेज ब्रिज के चारों आर्म्स हैं, R1 L1 R3 R4 C4 और R2। मैक्सवेल ब्रिज से थोड़ा चेंज है ना, यहाँ पे देखो C4 और R4 जो है, R4 एंड C4 ये दोनों क्या है, सीरीज में है, राइट। हमें कोई वेरिएबल कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक फिक्स्ड कैपेसिटर है। ये तो देख लिया आप लोगों ने, ये चारों, तो इसके चार आर्म्स आपके सामने हैं। अब देखो यहाँ L1 क्या है? L1 is the unknown. This one is the unknown inductance जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? R1 with रेजिस्टेंस R1। तो L1 क्या है? एक अननोन इंडक्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस R1 है। इसी अननोन इंडक्टेंस को तो हमें कैलकुलेट करना है, दिस सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअली। नेक्स्ट R2 R3 एंड R4। नेक्स्ट क्या है? R2 R3 और R4 ये क्या है? दीज आर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस। ये कैसे रेजिस्टेंसेस है? दीज आर नॉन इंडक्टिव नोन रेजिस्टेंसेस, राइट। तो दीज आर नॉन इंडक्टिव नोन रेजिस्टेंसेस। उसके बाद क्या है? C4 इज व्हाट? इट इज अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर नहीं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड कैपेसिटर। तो C4 इज स्टैंडर्ड कैपेसिटर। हमने देख लिया कि L1 क्या होता है, R1 क्या होगा, राइट, C4 क्या है, R2 R3 ये क्या है, इनकी वैल्यूज तो हमने देख लिया। अब जैसे कि हर एक, इससे पहले भी हमने किया है कि अगर कोई भी हमारा ब्रिज है तो वो जब ब्रिज बैलेंस होगा उस केस में क्या होगा? अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट, जैसे कि आर्म नंबर 1 L1 R1 वाले का और आर्म नंबर 4 C4 R4 जो सीरीज में है, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इन केस ऑफ बैलेंस वो R3 R2 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द इक्वेशन एट बैलेंस? एट बैलेंस हम लोग ऐसे लिखेंगे, एट बैलेंस AC ब्रिज का इक्वेशन क्या होगा? R1 एट बैलेंस इक्वेशन क्या होगा हमारा? R1 प्लस J ओमेगा L1 इंटू दूसरा आर्म क्या है? R4 माइनस J बाई ओमेगा C4 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ R2 एंड R3, राइट। ये सिंपल है ना कि अपोजिट आर्म्स जो है उन दोनों का प्रोडक्ट और दूसरे अपोजिट आर्म दो पेयर को अगर हम ले लें दोनों का इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब क्या हम लोग क्या करते हैं? सेपरेटिंग रियल एंड इमेजनरी, सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजनरी। रियल और इमेजनरी पार्ट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो जब हम रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, L1 इक्वल्स R2 R3 C4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। ये आ गया हमारा L1 का। और R1 का इक्वेशन जो होगा दैट वुड बी
ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 का स्क्वायर, राइट। तो हमारा L1 और R1 की वैल्यू जब हम लोग इमेजनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तो आ गया कि R1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू क्या है। बट अब ये जो आप इक्वेशंस हम देख रहे हैं, ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग, ये इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी टर्म्स है। देखो इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी टर्म्स है, तो ये इक्वेशंस में क्या है, फ्रीक्वेंसी टर्म है। तो ये देखने में इतना सिंपल तो नहीं लग रहा ना इक्वेशन, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी टर्म है, जो कि इससे पहले हमारा इक्वेशंस होता था उसमें फ्रीक्वेंसी टर्म भी नहीं आता था। बट जब इस इक्वेशंस को हम लोग हाई क्वालिटी कॉइल्स के लिए देखेंगे, हाई क्वालिटी कॉइल्स मतलब जब Q की वैल्यू हायर होगा, 10 से ज़्यादा होगा, उस केस में क्या होता है, राइट। तो हम लोग इसको अभी देखने वाले हैं कि हायर क्वालिटी कॉइल्स में इस इक्वेशंस के ऊपर क्या चेंजेस आने वाले, बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। तो अभी तो देखने में काफ़ी कठिन लग रहा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी टर्म्स आ रहे हैं, R4 का स्क्वायर आ रहा है, C4 का स्क्वायर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ रहा है। बट जैसे ही हम लोग क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल्स कंसीडर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल देखो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल्स क्या कंसीडर करेंगे, Q इक्वल्स टू ओमेगा L1 बाई R1 और दिस इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C4 इंटू R4, राइट। तो इस इक्वेशन, ये जो हमारा क्वालिटी फैक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा C4 एंड R4। इक्वेशन क्या आ गया, Q इज इक्वल टू ओमेगा L1 अपॉन R4, R1 इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, 1 बाई C4 इंटू R। ये सिंपल है ना ये इक्वेशन। क्वालिटी फैक्टर निकालना तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी RLC सर्किट में या RC सर्किट में, RL सर्किट में उसके क्वालिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर फॉर, जैसे सीरीज में लगा हुआ है, RL सर्किट सीरीज में लगा हुआ है, या फिर RC सर्किट कैसे सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, तो उस केस में कैसे हम लोग क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होगा पहले से, या फिर इन सम अदर वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर नाउ आप समझ जाओ कि क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला होता होगा कुछ, और ये क्वालिटी फैक्टर को हमने लिख दिया Q इज इक्वल टू ओमेगा L1 अपॉन R1, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C4 R4। देखो इससे पहले जो हमने L1 और R1 का इक्वेशन लिखा है, आप उसको अगर गौर से देखो, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म है। तो ऐसा देखने में लगता है कि हम लोग को पहले से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। बट जब हम हाई क्वालिटी कॉइल्स को, ऐसा देखने में लगता है, इट अपीयर्स, बट जरूरी नहीं ऐसा हो। कब ऐसा नहीं होगा, जब हम हाई क्वालिटी कॉइल्स के ऊपर देखेंगे। क्यों, क्योंकि सपोज करो जब उसी इक्वेशन को, इससे पहले वाला जो इक्वेशन है उसको मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, राइट, Q के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था L1 इक्वल्स, सिर्फ इंडक्टेंस की इक्वेशन को मैं करता हूँ, इट इज़ R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 का स्क्वायर। अगर Q की इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं, Q की इस वैल्यू को अगर हम यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं फिर, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन Q होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, दिस 1 बाई ओमेगा C4 R4। तो 1 बाई ओमेगा C4 R4 इज Q, राइट। तो इस वाले टर्म में हमने पुट कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया Q से, राइट। तो हमारा क्या आ गया इक्वेशन, 1 प्लस 1 बाई Q होल स्क्वायर। अब देखो जब Q की वैल्यू, व्हेन Q इज ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब Q स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 100। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे इक्वेशन L1 का, L1 इक्वल्स R2 R3 इंटू C4। L1 इज सिंपली, ये कब लिख सकते हैं, जब Q इज ग्रेटर देन 10। Q अगर 10 से बड़ा है तो ये इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, 100 से बड़ा, राइट, 1 बाई Q। और इस केस में क्या, देखो Q अगर ग्रेटर देन 10 है तो कंपेयर टू 1 वुड बी फार ग्रेटर देन 1 बाई Q स्क्वायर।
तो इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे ना, ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, L1 इक्वल्स L1 का इक्वेशन आ गया R2 इंटू R3 इंटू C4। तो ये जो इक्वेशन है R2 R3 इंटू C4, ये एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ गया ना हमारे पास। ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है कंपेयर टू द मैक्सवेल से भी काफ़ी सिंपल है, और स्पेशली जब हाई क्वालिटी कॉइल्स हो तब ये और ही सिंप्लीफाइड हो जा रहा है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है ये पूरा कॉइल्स है, हाई क्वालिटी कॉइल्स के लिए हो गया। तो हेज ब्रिज हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, तो हम लोग ये सब तो पढ़ लिए कि चलो हेज ब्रिज हम लोग यूज़ करने वाले हैं हाई क्वालिटी कॉइल्स के लिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एक ब्रीफ डिस्कशन, एक छोटा सा अगर पॉइंट्स में लिखना चाहूँ, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हेज ब्रिज। तो हेज ब्रिज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस किसके, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा ब्रिज है, हेज ब्रिज। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हेज ब्रिज। तो पहला एडवांटेज तो यही है कि अगर हमारा क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 हो, इफ क्वालिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 10, देन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस वो क्या है, बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन फॉर L1। सेल्फ इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन है बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, कोई फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं आता। आप अगर उस इक्वेशन को देखो, ओनली रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, वो भी कैपेसिटेंस कैसा जो फिक्स्ड, और एक फिक्स्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड कैपेसिटर की वैल्यू है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो, ये जो ब्रिज है इसमें क्या है, आरसी सर्किट सीरीज में है, तो इसका जो क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन है Q, क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन है, ये भी बहुत सिंपल राइट। ये जो ब्रिज है वो काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन है, किसका, सिंपल एक्सप्रेशन किसका है, क्वालिटी फैक्टर का। तो क्वालिटी फैक्टर के भी जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी सिंपल है। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे पे। तीसरा इसका एडवांटेज देख लो, अगर आप उस इक्वेशंस को देखो, अगर आप पूरे इक्वेशन को अगर आप देखते होगे, क्वालिटी फैक्टर वाले इक्वेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C4 इंटू R4 राइट। तो अगर आप क्वालिटी फैक्टर वाले इक्वेशन को देखो, और अभी हमने क्या बोला था कि हाई क्वालिटी को मेजर करना है, तो इफ़ यू वांट हाई क्वालिटी कॉइल्स, तो उस केस में क्या होगा, अगर हाई क्वालिटी कॉइल्स चाहिए तो उस केस में जो ये R4 की वैल्यू है, दिस R4 इट शुड बी लो, और लो R4 की वैल्यू लेस एक्सपेंसिव होगा। हमने इससे पहले डिस्कशन किया था कि अगर हमें रेजिस्टेंस किसी केस में हाई चाहिए होता है, इससे पहले मैक्सवेल ब्रिज में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस हमको काफ़ी हाई चाहिए होता है, और हाई रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्सेस अगर हम बाहर से लें तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बट मैक्सवेल ब्रिज की जगह पे अगर हम लोग मॉडिफाइड मैक्सवेल ब्रिज या फिर बोलो हेज ब्रिज को यूज़ करते हैं, तो उस केस में जो हमें रेजिस्टेंस चाहिए R4 की वैल्यू, वो कैसा चाहिए, वो जो R4 की वैल्यू चाहिए वो बहुत ही लो वैल्यू चाहिए, सो दैट हमारा क्वालिटी फैक्टर हाई हो जाए राइट, क्वालिटी फैक्टर 10 से ऊपर हो जाए, और लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वो लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये तीन जो हो गए, ये तीनों, ये 1, 2 एंड 3, ये तीनों इसके एडवांटेजेस हो गए। बट क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी है, ऑब्वियसली जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होगा। तो विल सी, एक बार हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है राइट। तो बहुत ही सिंपल, आप सबको पता लग ही गया होगा डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल इज लेस देन 10, अगर 10 से, या फिर लो क्वालिटी फैक्टर की बात करें, तो ये ब्रिज जो है इसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी टर्म को लेते हुए आ रहा है। मतलब कि इस ब्रिज की हेल्प से सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो ब्रिज है ये not suitable for coils with Q less than 10। अगर लेस देन 10 हो, अगर आपका क्वालिटी फैक्टर किसी भी कॉइल का 10 से कम हो, इवन कई बार तो हमारे ऐसे कॉइल्स होते हैं जहाँ पे क्वालिटी फैक्टर 1 से भी कम हो, तो उस केस में इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हम वो 1/Q वाला टर्म को, 1/Q² वाले टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कंपेयर टू 1। एंड अगर हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी टर्म्स आएगा, और फ्रीक्वेंसी टर्म्स आएगा तो ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा राइट। सो ये था हमारा हेज ब्रिज। आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख ले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज के अंदर क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ
लो क्वालिटी फैक्टर कॉइल्स, मतलब कि Q की वैल्यू जब 1 से कम हो जाए, राइट। तो जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा था, ये मैक्सवेल ब्रिज का मॉडिफिकेशन है, वो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का मॉडिफिकेशन होगा। ये हमारा हेज ब्रिज का क्लास अभी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंडरसन ब्रिज। ओके, थैंक यू।